और नितिन जी आपका सबसे ज़्यादा शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2 बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस मौसम में दिल्ली में जो स्थिति बनी हुई है उस सब के बीच में आप यहाँ पर लोगों के पास में जो ये जी का कार्यक्रम है आए, उसके लिए तहे दिल से आपका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। साथ ही बहुत लंबी कोई मैं भूमिका नहीं बनाऊँगा। जो पहला सवाल किया उसी के साथ में मुझे लगता है उस मुद्दे से अगर हम चर्चा को आगे बढ़ाएं तो बेहतर रहेगा। देश की राजधानी दिल्ली और वहाँ जो स्थिति मौसम की यानी पर्यावरण की है वो बड़ा चिंता का विषय बनी हुई है और कई बार तो सुनने में ये आता है कि आपका भी मन करता है कि अब दिल्ली छोड़ दो। देखिए, हमारे इस सोसाइटी में 3 बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं जिसके ऊपर समाज चलता है, जिसके ऊपर देश चलता है। पहली बात है इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इसलिए आवश्यक है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ अगर हम हमारे देश को, समाज को एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन तीनों से मुक्ति देंगे तो क्वालिटी लाइफ, डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स अच्छा बढ़ेगा। और दिल्ली में जो स्थितियां हैं निश्चित रूप से हम सब के लिए आप जो कह रही समस्या के ऊपर समाधान ढूंढना अति आवश्यक है। और मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते थोड़ा सा गिल्टी कॉन्शियस भी महसूस करता हूँ क्योंकि 40% ऑफ द एयर पोल्यूशन इज़ बिकॉज ऑफ फॉसिल फ्यूल। और मैं लगातार 2004 से यानी 20-21 साल से लगातार मैं अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल की बात कर रहा हूँ। मैं जिस गाड़ी में बैठकर अभी आया हूँ ये इनोवा गाड़ी है जिसका पोल्यूशन 0 है। ये 100% इथेनॉल पे चलती है और चलने के बाद ये बिजली तैयार करती है चलते चलते, और 60% बिजली तैयार होती है। और पेट्रोल की इनोवा उसका एवरेज और इसका एवरेज और इसका इलेक्ट्रिसिटी पर जो मिलता है उसके आधार पर हिसाब किया तो पेट्रोल का रेट 50 रुपये लीटर आता है, 25 रुपये लीटर आता है। यानी आप समझ लीजिए कि कॉस्ट सेविंग भी है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट भी है, पोल्यूशन फ्री भी है और इंडिजिनस, इसका फ़ायदा किसानों को होता है। और इसलिए अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल में हम लगातार कोशिश करें, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी इसके बारे में बहुत से एंगल्स हैं। बीच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट में मुझे कहा था कि आप एक बार एडवाइजरी के रूप में हमें एक बताइए कैसे हो सकता है। तो मैंने कुछ अध्ययन किया था, तो 2-3 बातें मैं आपको भी बता देता हूँ। जैसे ये रोड में ट्रैफिक जाम और ये सब पोल्यूशन हो रहा है, इसके लिए पहली बात तो हम 1.5 लाख करोड़ के काम दिल्ली एनसीआर में कर रहे हैं और उसमें से करीब 60,000 करोड़ के काम पूरे हुए हैं। अभी दिल्ली देहरादून रोड हमारा 10 दिन में चालू हो जाएगा, तो दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में हो जाएगा। अब दिल्ली से मेरठ बना है, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना है। दिल्ली से मुंबई हो तो जयपुर जाने के लिए भी 2-2.25 घंटे में जयपुर जाना हो गया। अब दिल्ली से कटरा हो गया है, दिल्ली का पेरिफेरल रोड बना है। अब मथुरा रोड से एक जंक्शन रोड हम बना रहे हैं। तो पहली बात तो ट्रैफिक जाम से मुक्ति देने के लिए अभी फ़िलहाल मंजूर काम जो हमारे 1.5 लाख करोड़ के हैं और कुछ नए काम हम सोच रहे हैं कि जिसमें अर्बन डिकंजेशन पर हम काम करें, क्योंकि वाहनों की संख्या और लोगों की संख्या दोनों इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि हमें कहीं ना कहीं इसके बारे में गंभीरता से सोचना होगा। तो जैसे ये एक विषय है। दूसरा, फ्यूल पे काम कर रहे हैं, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन, इस पर हम काम कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की शुरुआत की थी तो पत्रकार पूछते थे, आपने नहीं पूछा कि इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर रास्ते में बंद होगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या। तो इस समय की भावना लोगों के मन में थी। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इतनी आ रही, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, इलेक्ट्रिक कार, कि उसकी संख्या इतनी बढ़ रही है। और मुझे खुशी है कि जब इलेक्ट्रिक हमने शुरू किया
तब लिथियम आयन बैटरी की कीमत $150 पर किलोवाट पर आवर थी, अब वो $55 पर किलोवाट पर आवर आई। और कल हमारे आईआईटी के एक यंग टैलेंटेड इंजीनियर ने मुझे प्रेजेंटेशन दिया कि जो बैटरी केमिस्ट्री है इसमें लिथियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन, ये अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। तो पेट्रोल डीजल के बजाय एल्यूमिनियम प्लेट ये फ्यूल है, एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी में। और कल मैंने उसकी स्कूटर भी देखी मेरे घर पर, कार भी देखी, 5 साल से प्रयोग हो रहा है। अब देश की बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी ये एल्यूमिनियम जो एयर टेक्नोलॉजी है, लिथियम आयन या एल्यूमिनियम आयन की टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर काम कर रही है, तो और कॉस्ट कम हो जाएगी। दूसरी बात, हमने हाइड्रोजन पे काम शुरू किया है। 10 हाईवे देश के हमने चुने हैं जिस पर हाइड्रोजन के फिलिंग स्टेशन बना रहे, ग्रीन हाइड्रोजन तैयार कर रहे हैं। और टाटा, अशोक लेलैंड, वोल्वो, बाद में HPCL, IOCL, NTPC, इनको सबको साथ में लेकर देश के 10 रोड, मेरे पास लिस्ट है, मैं आपको दूंगा, उसके ऊपर हम हाइड्रोजन शुरू कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन की अभी 3 ट्रक मैंने एक 4-6 महीने पहले ताज पैलेस में टाटा की 3 ट्रक लॉन्च की, जिसमें 2 हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर थी और एक ट्रक जो था जो IC इंजन है डीजल पेट्रोल का, उसी के ऊपर हाइड्रोजन पर हम चला सकते हैं। अब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, ट्रैक्टर, तो मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, ट्रैक्टर के पीछे पड़ा। अब ट्रैक्टर वाले फ्लेक्स इंजन बना रहे इथेनॉल और CNG के ऊपर। 1 लाख रुपए किसानों की साल की बचत होगी और प्रदूषण लगभग नहीं होगा। तो ऐसे बहुत से इनिशिएटिव हमने लिए। आज ही मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है, परली जलती है, तो आज ही सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हमने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लिया है कि परली से बिटुमिन बनेगा। तो बिटुमिन बनेगा तो 15 कंपनियां, ये पेटेंट जो सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पर, ये प्राइवेट कंपनियां ले रही है। और परली जो है, जो जलाते हैं, उससे जब बिटुमिन डांबर बनेगा तो उसके रोड बनेंगे। हमने देश का पहला रोड परली से बनाया है बिटुमिन का, नागपुर जबलपुर रोड पर 1 किलोमीटर बनाया और वो रोड अच्छा बना हुआ है। और दैट इज़ प्रूव टू बी बेटर देन पेट्रोलियम बिटुमिन, ऐसा रिपोर्ट आया है। अब बाम्बू से कॉटन स्ट्रॉ, विट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, सबसे डांबर बनेगा। तो ये परली जलना बंद हो जाएगी, परली से बनेगा। तो कहीं ना कहीं हमको कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि सभी मंत्री जी हम बैठकर एक बार कौन कौन क्या करेगा इसका एक्शन प्लान बनाकर कुछ कोशिश करेंगे। मामला बहुत कठिन है, प्रॉब्लम पर असंभव नहीं है। अब अलग अलग प्रकार के मिले जुले प्रयासों से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, DDA, स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, अर्बन मिनिस्ट्री, अभी जैसे ये सैंड आती है, सीमेंट आती है ट्रक में, तो मेरा व्यक्तिगत मत है, अधिकार मेरा नहीं है, अर्बन मिनिस्ट्री का है, कि अब सब जगह ये रेडी मिक्स कंक्रीट मैंडेटरी कर देना चाहिए कि अब ये रेती अलग से लाओ, सीमेंट लाओ, वहाँ बनाओ, नो अलाउ नहीं करेंगे। फिर आगे जाकर हम आजकल रोड कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में प्री कास्ट की टेक्नोलॉजी आई है। आप फैक्ट्री में बनाओ, मटेरियल लाओ और जोड़ो, ये लाना ही नहीं। रोड के बाजू में जो फुटपाथ है जिस पर मट्टी है, ये पूरे रोड, ये विशेष रूप से पोल्यूशन जब होता है तो हम लोग अक्टूबर नवंबर में ही 2 महीने में पूरे रोड का मिट्टी उठाकर साफ करें और जहाँ मिट्टी है वहाँ घास लगाए, कुछ प्लांट लगा दे ताकि मिट्टी ना उड़े। तो परली से लेकर मिट्टी ना उड़े तक ऐसी अलग अलग प्रकार की उपाय योजना हमको करनी पड़ेगी। एक समय बीजिंग में भी ऐसी स्थिति थी। कुछ इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती है, उनको भी यहाँ से दूर करना होगा। तो कहीं ना कहीं एक इंटीग्रेटेड प्लान, जैसे कचरे का हमने किया है कि दिल्ली में 4 कचरे की टेकड़ियाँ हैं और अभी हमने 80 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया है। UR2 में डाला है, दिल्ली मुंबई हाईवे में डाला है, अहमदाबाद डोलेरो बहुत रोड में डाला है। और हमने कार्यक्रम बनाया कि 2027 दिसंबर के पहले ये देश की जो लीगेसी वेस्ट है, पूरी सॉलिड वेस्ट, इसको हम सेग्रीगेट करके रोड कंस्ट्रक्शन में डाल देंगे, ये कहीं नहीं रहेगी। तो उसके कारण भी प्रदूषण कम होने में मदद होगी, क्योंकि ये कचरा जलाया जाता है। तो उसके ऊपर बहुत से प्रयास है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और मैं तो भुगतभोगी हूँ, मुझे सहन ही नहीं होता पोल्यूशन। तो मैं जब
आता हूँ एयरपोर्ट से तो पहली बार मोबाइल में देखता हूँ कि मैं वापस कब जा रहा हूँ। इतना ये मुझे आज भी इन्फेक्शन हो तुरंत हो जाता है। और मैं आपकी समस्या को जानता हूँ। इसका एक मेडिकल स्टडी आया है कि एयर पोल्यूशन के कारण दिल्ली की जनता का एवरेज लाइफ 8 से 10 साल कम हो रहा है। मुझे लगता है अच्छी बात नहीं है। हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे, सब मिलजुल कर मोदी जी के नेतृत्व में इस सॉल्यूशन को हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। नितिन जी, आपको पूरी देश, पूरी दुनिया अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए जानती है। फौरी तौर पर अगर आप दिल्ली सरकार को कोई ऐसी सलाह देना चाहें कि कम से कम ये जो अभी पॉल्यूशन की स्थिति बनी हुई है, कंट्रोल करने के लिए कुछ कदम उठाए जाएं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी कल ही उनसे बात हुई, वो और मैं एक कार्यक्रम में साथ में थे और काफ़ी बातचीत हुई है। पर ये मेरे लिए उचित नहीं होगा कि मैं उनको क्या सलाह दूंगा, ये मैं पब्लिकली बताऊं। पर दिल्ली की मुख्यमंत्री भी चिंतित है, संवेदनशील है, वो भी कुछ काम करना चाहती है और हम सब लोग मिलकर ये क्या करना, फिर डिपार्टमेंट वाइज किसने किसने क्या करना और कितने टाइम शेड्यूल में उसको पूरा करना। देखो, मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था तो मैंने 6000 करोड़ दिल्ली स्टेट को यमुना के प्रदूषण, गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए यमुना का प्रोग्राम लिया। ये पानीपत सोनीपत का प्लान मेरे समय हुआ। ये दिल्ली को मैंने 6000 करोड़ दिए कि भाई ये पानी शुद्ध हो, यमुना में दूषित पानी ना जाए, और यमुना अगर दूषित नहीं रहेगी तो गंगा दूषित नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों के पीछे लगना होगा और बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमें इसको समाधान ढूंढना होगा। नितिन जी, आपकी पार्टी जो है वो कांग्रेस मुक्त भारत के अभियान में लगी हुई है और आप जाम मुक्त भारत के अभियान में लगे हुए हैं। ये भारत जाम मुक्त हो पाएगा? मैं इस वजह से आपसे पूछा हूँ, हो सकता है कि ये लोगों के थोड़ी सी भावनाओं के खिलाफ भी प्रश्न हो। आप हाईवे तो लगातार बना रहे हैं, एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, नए नए जितने सड़क निर्माण है वो कर रहे हैं, लेकिन उसी रफ्तार से गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, गाड़ियों की कीमतें कम हो रही हैं, उनको लोन देने की जो सुविधाएं हैं वो ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। ये बैलेंस कैसे होगा? आप जितना बनाएंगे गाड़ियां उतनी सड़कों पर आएंगी, सस्ती हो रही है तो लोगों के पहुंच तक आ रही हैं। सर, ये सवाल का जवाब मैं साफ कैसे दूं? देखो, इस देश की पॉपुलेशन को ना मैं रोक सकता हूं, ना गाड़ियों लेने वाले को मैं रोक सकता हूं। अगर आत्मनिर्भर भारत बनना है तो इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मेरे साथ ही है, मैंने डिपार्टमेंट में। मैं जब मंत्री बना तो हमारा 7वां नंबर था, आज हमारा 3रा नंबर है। हमने जापान को पीछे डालकर हम 3रे नंबर पर आए। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जिसने 4.5 करोड़ युवाओं को जॉब दिया है। ये इंडस्ट्री है कि जो हमारी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट में, आत्मनिर्भर भारत में ये इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इस इंडस्ट्री का है। और ये इंडस्ट्री है कि जो जीएसटी के रूप में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मैंने ही कहा है, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। मैंने कहा है कि आज हमारा नंबर जो है 3रा है। पहले नंबर पर अमेरिका है, उनके इंडस्ट्री का साइज़ 78 लाख करोड़ है। दूसरे नंबर पर चाइना है, जिनका साइज़ 49 लाख करोड़ है। और तीसरे नंबर पर अब भारत है, जिसका साइज़ 22 लाख करोड़ है। और मैं चाहता हूँ कि मैं हमारे देश पहले नंबर पर जाए और वर्ल्ड के सभी मेजॉरिटी ब्रांड, रेप्यूटेड ब्रांड अब हिंदुस्तान में है। इलेक्ट्रिक के ट्रक बन रहे हैं। मैं एक फ्लैश चार्जिंग बस ला रहा हूँ ट्रांसपोर्ट के लिए कि जो 30% डीजल बस से किराया कम हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव चेयर में, एयर कंडीशन बस में लोग जाएंगे। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सुधार कर रहे हैं। अब ये नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई बातें ला रहे हैं तो गाड़ियों की संख्या ही बढ़ेगी। तो हमने भंगार की पॉलिसी, स्क्रैपिंग पॉलिसी भी लाई है कि अब 15 साल के व्हीकल को स्क्रैप करना पड़ेगा। और धीरे धीरे पोल्यूशन नो, इसलिए अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल को भी बढ़ावा दिया है। तो मुझे लगता है कि एक तरफ ग्रोथ भी करनी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ानी होगी, एक्सपोर्ट भी बढ़ाना होगा। हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन का बनाना भी आवश्यक है। दूसरी तरफ प्रदूषण को भी कम करना होगा। पर एक बात आपके मार्फत दिल्ली के लोगों के लिए कहता हूँ, यहाँ बड़े बड़े लोगों के घर में जाता हूँ, 4 मंजिली 5 मंजिली का घर बनाते हैं पर गाड़ियाँ रोड पर रखते हैं। अब एक मंजिला पार्किंग के लिए बनाए तो क्या बिगड़ा? आखिर सब बातों के लिए सरकार ने करनी चाहिए। देखो, मैं इसलिए बोल सकता हूँ कि मेरे घर में 14 गाड़ियों का अंडरग्राउंड पार्किंग बनाया मैंने। यहाँ प्रवृत्ति नहीं है, जो आता वो रोड पे गाड़ा खड़ा करता। अब हमको बड़े बड़े पार्किंग भी करने चाहिए,
लोगों का भी सहयोग चाहिए। अब अभी स्थिति ऐसी हुई कि एक घर में 5 लोग हैं और 9 गाड़ियाँ हैं, 10 गाड़ियाँ हैं। अभी ये भी बात आई है कि ट्रांसपोर्ट मंत्री मेरे सामने कि प्राइवेट गाड़ी भी चलेगी तो वो अगर हाथ दिखाएगा कोई तो उसको लेके जाएगा तो अलाउ करो। तो टैक्सी वाले बोलेंगे कि भाई मेरा रोजगार क्यों छीन रहे हो। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स है, प्रॉब्लम अलग अलग प्रकार का है, पर हमारी कमिटमेंट जिन बातों को उसको कायम रखते हुए वी नीड टू फाइंड आउट द वे आउट, अवेलेबल बेस्ट वे आउट, जिसमें मैक्सिमम लोगों के प्रॉब्लम को भी हम सुलझाएंगे और एयर पोल्यूशन, ट्रैफिक जाम से भी मुक्ति देने की कोशिश करेंगे। नितिन जी, मैंने ये जो सवाल पूछा उसकी एक और दूसरा अगर पहलू है वो ये भी है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट्स लोगों को वो बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो नहीं दे पाती, इस वजह से लोगों को गाड़ियाँ खरीदना ज़्यादा बेहतर लगता है कि ठीक है जिस जगह पहुँचना है वहाँ सीधे गाड़ी लगाएंगे और पहुँच जाएंगे, क्योंकि आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर उतारता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है क्या? वो अपनी बस का आएगा तो दिखा दो एक बार। मैं आपको बोलता हूँ आपकी बात बिल्कुल सही है। इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अभी जो मैंने गाड़ी बस की मैं आपको दिखाऊंगा, जो पहली बार देश में आ रही है, पायलट प्रोजेक्ट है। वो बस 135 सीटर है, उसकी सीट एग्जीक्यूटिव है, उसमें एयर होस्टेस जैसी बस होस्टेस है, सामने टीवी लैपटॉप है और बस का किराया डीजल बस से तुलना में 30% कम है। और उस बस में जब बस स्टॉप पर जाएगी तो ऊपर से फ्लैश चार्जर आएगा, जो टेक्नोलॉजी सीमेंस और हिटेची की है। बस का डिज़ाइन भी टाटा ने लिया है, मैंने टाटा का जॉइंट वेंचर भी करवा दिया, वो अपने धारवाड़ में फैक्ट्री भी डाल रही है इसकी। और ये बस दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से चंडीगढ़ या दिल्ली से लखनऊ सब जगह जाएगी, लोग आराम से जाएंगे। अब इलेक्ट्रिक बसेस को भी अभी मुंबई में एयर कंडीशन बसेस हैं, ताकि अपनी कार के बजाय लोग अगर बस में बैठकर जाएंगे तो कंफर्टेबल, उनको ज़्यादा कंफर्ट्स मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे लोग निश्चित रूप से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रीफर करेंगे, इसलिए कंफर्टेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट करना है। दूसरी ओर हम रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे 260 बना रहे हैं। अब धौला कुआं से मानेसर तक मैं हवा में चलने वाली एक बस का भी प्रयास कर रहा हूँ। अब वो करते करते ऊपर के ऊपर लोग चले जाएंगे। तो ऐसी बहुत सी सॉल्यूशन है। अभी हमने बद्रीनाथ, केदारनाथ आप जाते हो तो केदारनाथ जाना बहुत मुश्किल है, तो अभी हमने वहाँ रोपवे बनाने का निर्णय किया और आपको ताज्जुब होगा कि 5,000 करोड़ का रोपवे केदारनाथ बनाने का ऑर्डर हमने दिया है। 1 रुपया तो हम खर्चे में हमको लगा नहीं, ऊपर से जो रोपवे बन रहा है उसके कारण 800 करोड़ रुपए रॉयल्टी हमको मिल रही, यानी इनकम मिल रहा है। तो हम नए नए मॉडल पे काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम इसका उपयोग करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंफर्टेबल हो, ताकि लोग अपनी गाड़ियों का उपयोग न करते हुए लोग अपनी बस में जाकर दूर का, जैसे दिल्ली से समझो मथुरा जाना है तो गाड़ी लेके जाते, तो बड़े सोकर लोग एग्जीक्यूटिव चेयर में बैठकर ये फ्लैश चार्जिंग बस मैं ला रहा हूँ इसमें जा सकेंगे, तो इसका उपयोग होगा। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इनोवेटिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बनाना होगा। अभी हमने एक रोपवे देखी है जो मैं बंगलोर के लिए सोच रहा था कि डबल डेकर बस है, इधर से उधर हवा में चलती है। तो ये कहीं ना कहीं एक गुड़गांव, अभी मुझे भी समझ में नहीं आता। मैं दिल्ली ज़्यादा जानता नहीं हूँ, ये एयरपोर्ट के बाद जो रोड है जो अभी बना है मैंने, टनल वगैरह, उस रोड पे बहुत शादियाँ होती थी। तो एक बार मैं शादी में गया और 2 घंटा मैं अटक गया। तो मैंने तय किया कि इसके बाद किसी की भी शादी हो इस रोड पर मैं कभी नहीं आऊँगा। अब वहाँ मैंने अंडर रोड बनाया, टनल बनाया, नीचे से बनाया, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना हुआ, UR2 से जोड़ दिया, अब वसंत विहार को टनल से जोड़ रहे हैं। अपने इतना सब करने के बाद भी वो जो मेन रोड है धौला कुआं से, उसका ट्रैफिक कम नहीं हो रहा। फिर मैंने कहा साला ये ब्रिज तोड़ देंगे पूरे, और 3 लेयर के, पहले नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाई और उससे ऊपर में एक ही पिलर पर। फिर मेरे मन में आइडिया कि ताल कटोरा से अभी ये अध्ययन चल रहा है, मैंने कहा 6 लेन इधर और 6 लेन उधर, अंडरग्राउंड रोड टनल बना देंगे, डायरेक्ट गुड़गांव में निकाल देंगे ताकि लोग नीचे से चले जाए। अब हम लोग अभी अर्बन डिकंजेशन पे काम कर रहे हैं, पर हम जितना काम करते हैं उतने तेज़ी से लोग पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं
हम काम कर रहे हैं, उससे लोग और गाड़ियां खरीद रहे हैं। अब करे तो क्या करें? तो ये कोई एंड ही नहीं। तो कहीं तो भी दिल्ली सरकार को ये सोचना होगा कि दिल्ली में नई इंडस्ट्री को परमिशन देना कि नहीं देना। दिल्ली के गोडाउन, फ्रूट वेजिटेबल मार्केट बाहर लेके जाने पड़ेंगे। मैंने प्लान बनाया था, दिल्ली के वेस्ट, ये भंगार खरीदने वाले, इनको रोड के बाहर खरीदी करो। दिल्ली में 9 जगह रेलवे क्रॉस करके दिल्ली में आते कंटेनर। मैंने ये पूरे रिंग रोड, पेरीफेरल रोड पर कहा कि उधर ही बनाओ कंटेनर डेपो, ताकि दिल्ली में कोई ट्रक ना आए। तो दिल्ली को सब एजेंसी को मिलकर ये प्लान करना पड़ेगा। पर मैं कोई आप आश्वासन इसलिए था कि मैं मुंबई में मैंने 55 फ्लाईओवर बनाए, मुंबई पुणे हाईवे बनाया, वर्ली बांद्रा बनाया। तब मैं कहने लगा कि ये हो जाने दो, ट्रैफिक जाम का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। काहे का सॉल्व? मैंने बनाने के बाद और बढ़ा। तो ये लोग भी देखते ही रहते हैं कि कितने पुल बनाते हैं, हम गाड़ी कितनी खरीदी करते हैं। अब हमारा रोटियां बनाने वाला है, उसके पास भी गाड़ी है। एक बार हमें बड़ा आकर्षण लगता था कि मैं जब हॉलीडे इन होटल में लंदन में गया था, एक महिला अपने गाड़ी में आई, थोड़ी देर के बाद मेरे रूम में रूम साफ़ करने के लिए, टॉयलेट साफ़ करने के लिए। तो मुझे लगा देखो ये तो गाड़ी कार में आई। हमारे देश में हुआ, सब गाड़ियाँ ले रहे, स्कूटर ले रहे। अभी इतना होगा तो रोड बड़ा करना है तो बिल्डिंगें तोड़नी पड़ेगी, फिर आंदोलन करके झंडा लेके आएंगे कि हमारा घर मत तोड़ो। तो करे क्या? अभी स्पेन में, आप जरूर इसके ऊपर कभी करिए, कि स्पेन में रोड के अंदर 3-3, 4-4 हज़ार गाड़ियों के पार्किंग बनाया अंदर में। कभी जरूर उसके ऊपर आप स्टोरी बनाओ। मैं वो देख के आया हूँ। अब स्पेन की कंपनी और आर्किटेक्ट को मैंने बुलाया कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई में ज़मीन के अंदर, रोड के अंदर 5-5, 6-6 हज़ार गाड़ियों का पार्किंग हो जाए, ताकि गाड़ियाँ अंदर डाल सकते हैं क्या। तो समस्या है, कोशिश हमारी है, पर समस्या का ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और इमीडिएट। तो लॉन्ग टर्म में सोचना होगा कि ग्रोथ कितनी होगी शहरों की। कहीं तो भी सैटेलाइट सिटी बनानी पड़ेगी, या नए इंडस्ट्री, नए ऑफिसेस खोलना कि नहीं खोलना, इसके ऊपर थोड़ा सोचना होगा। कोई डेडलाइन आप दे पाएंगे? ये जो बस की जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, या फिर दिल्ली में रोपवे की, कुछ आपने सोचा है कि इस साल तक तो मैं ये करके रहूँगा? देखो, अभी दिल्ली में इलेक्ट्रिक बस आ गई। अच्छा, आप जो बस कह रहे थे वो पीछे चल भी रही हाँ, ये है, ये देखिए। अब ये देखो, ये बस जो है अब टाटा बना रही है, 135 सीटर है। इसके अंदर की सीटें बहुत अच्छी है, और ये फ्लैश चार्जिंग सिस्टम है, और इसको सामने से एंट्री। अभी यहाँ ये भी है कि हमारे यहाँ लोग टिकट नहीं दे, पैसे नहीं देते। अब ये बस बहुत सुंदर बनी है। इसकी बैटरी अलग है, लिथियम आयन की नहीं है। और ये जब बस स्टॉप पर खड़ी रहेगी तो इसका एक फ्लैश चार्जिंग सिस्टम है जो इसकी विषय। देखो ये अब ये बस स्टॉप है, ये ऊपर में डिज़ाइन ऐसे ही बना हुआ है, और ऊपर से ये देखो ये चार्जर आ रहा है, ये लग गया उसमें, तो 20 सेकंड में ये 40 किलोमीटर की चार्ज होगी, फिर दूसरे स्टॉप पर जाएगी। तो ये सिस्टम अगर हो जाएगी तो एकदम कंफर्टेबल है। अब ये सिटी बस के लिए बनाई तो इसके चेयर्स थोड़ी सी सिटी के लिए है, पर बड़े शहरों के लिए जब 200-300 किलोमीटर तो एग्जीक्यूटिव चेयर होगी। तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आमूलाग्र बदल होगा ये पूरा। इसमें आपको कोल्ड ड्रिंक मिलेगा, पानी मिलेगा, अब सामने में आपको लैपटॉप अपना ये होगा, टीवी होगा, या दिव्यांगों के लिए स्पेशल चेयर होगी। अब इसकी फैक्ट्री टाटा धारवाड़ में डाल रहा है, और ये बस का पायलट प्रोजेक्ट पहला नागपुर में हम कर रहे हैं 50 किलोमीटर का जी। वो ये सिटी बस का है। फिर उसके बाद हमारे रोड पर हम लोग इस प्रकार की प्राइवेट बसेस का लाइसेंस देंगे तो ये चल जाएगी। ये बहुत सुंदर टेक्नोलॉजी की बनाई हुई। तो कोई डेडलाइन है कि इस साल तक तो इसके अंत तक हम ले आएंगे? ये काम अभी 2-3 महीने में नागपुर का पायलट प्रोजेक्ट का शुरू होगा। नागपुर 1 साल उसका अध्ययन करने के बाद फिर देश के लिए इसका विचार होगा। मैं इस वजह से आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, ये जिक्र कर रहा हूँ कि एक कंपैरिजन हम लोगों ने एक स्टडी की, रिसर्च की, उसमें पाया कि अमेरिका में आप एक्सप्रेसवे बहुत बनवा रहे हैं, लेकिन अमेरिका में जब एक्सप्रेसवे पे 1900 किलोमीटर का हम कोई सफ़र तय करें तो 20 से 22 घंटे में पहुंच जाते हैं, लेकिन भारत में वही सफ़र तय करने में 45 घंटे लग जाते हैं। नहीं, क्षमा मांगता हूँ आपकी, आप गलत बता रहे हैं। अब दिल्ली से मुंबई 1380 किलोमीटर है, हमारा हाईवे से 80% हुआ है। पूरा होने के बाद आप 12 घंटे में जाओगे। अभी दिल्ली से देहरादून 15 दिन के बाद आप 2 घंटे में जाओगे। दिल्ली से देहरादून फ्लाइट 1 महीने के अंदर बंद हो जाएगा। आप दिल्ली से जयपुर 2.25 घंटे में जा रहे हैं।
अब दिल्ली से मेरठ आपको 3.5 घंटे लगते थे, अब दिल्ली से मेरठ 45 मिनट में हो गया। अब दिल्ली से कटरा हम लोग 6 घंटे में होगा, और ऐसे देश में बेंगलोर से चेन्नई 2 घंटे में होगा, मैसूर से बेंगलोर 3 घंटे लगते थे, 1 घंटे में हुआ। तो अब अभी करीब 36 ऐसे ग्रीन एक्सप्रेस, दिल्ली से मद्रास चेन्नई हम हाईवे बना रहे नया सूरत से। तो हम ये समय अमेरिका, आप देखो आपको एक बात बताता हूँ, मैंने ये कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। ये जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था। तो जब मैंने ये कहा कि हमारे रोड 2026 समाप्त होने के पहले हम अमेरिका के बराबर बनाएंगे, तो अमेरिका से एक टीवी ऐसे शो में एक मेरठ की महिला अमेरिकन नागरिक बनी, वो खड़ी हो गई और उसने कहा कि आप जो बोल रहे हैं इसके ऊपर मेरा ऑब्जेक्शन है। तो मैंने क्या ऑब्जेक्शन है? तो उन्होंने कहा मैं अमेरिका नागरिक हूँ, वहाँ काम करती हूँ, और अभी हमारे यहाँ के रोड अमेरिका से भी अच्छे बने हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका के बराबर बिहार यूपी से लेकर हमारे देश के हाईवे, नेशनल हाईवे, अब ये मेरे शब्द का उपयोग दिल्ली की गली बनाने का नहीं है, अमेरिका के बराबर। मेरा कहना राष्ट्रीय महामार्ग से है, नेशनल हाईवे अमेरिका के बराबर होंगे, ये आप रुक जाइए पक्का। और लॉजिस्टिक कॉस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% थी। अभी IIM बेंगलोर, IIT चेन्नई और IIT कानपुर ने स्टडी किया और उन्होंने बताया कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो 16% है वो 6% कम हुई है। चाइना की 8% है, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री की 12% है, और अब हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वो 10% है। तब मैंने कहा था कि दिसंबर समाप्त होने के पहले हमारी कॉस्ट सिंगल डिजिट पे आएगी। तो 6 से 7% अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी तो हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना होगा, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। और जब हाईवे में हम 1 रुपया खर्चा करते हैं तो इकोनॉमी में 3 रुपये का फ़ायदा होता है। तो आप जिस प्रकार से लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी तो ये देश की इकोनॉमी की ग्रोथ करने के लिए इसका उपयोग भी होगा। एक्सप्रेसवे पे एक जो बड़ा टाइम वेस्ट होता है लोगों का, वो टोल पे होता है। फास्टैग लगने शुरू हुए उसके बावजूद कई टोल्स पे फास्टैग काम नहीं कर रहे होते हैं, या जितना क्विक काम करना चाहिए उतना होता नहीं। आपने सैटेलाइट बेस्ड जो टोल सिस्टम है उसको लागू करने की बात कही। अभी हमने निर्णय कर दिया, पहले 15 प्रोजेक्ट अवार्ड कर दिए, अभी उसका काम शुरू हो गया। अभी हम फास्टैग के साथ हम लोग नंबर प्लेट का भी फ़ोटो निकाल रहे हैं, और आप जहाँ से एंट्री करोगे और जहाँ से निकलोगे उतनी रोड का टोल आपके बैंक अकाउंट से निकल जाएगा, आपको कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है। और ये आज ही मैंने अभी आपके आने के पहले ही इस क्वेश्चन आया था तो ब्रीफिंग पार्लियामेंट का था, तो हम 900 टोल है, ऐसे 200 टोल, 5-5 छोटे टोल को एक करके हम ये पूरे टोल सिस्टम को अगले 1 साल, मैंने अगले साल के दिसंबर समाप्त होने के पहले हम देश में 100% ये सिस्टम चालू कर देंगे। आपको कोई रुकने की ज़रूरत नहीं, कोई पूछने की ज़रूरत नहीं। और अब हमने टोल का पास दे दिया है, आपकी तकरार भी निकल गई। अब 200 टोल आपको केवल वो 15 रुपये पर टोल पड़ेगा, 3000 रुपये में पास मिलेगा। तो आपको एक बार आप ले लो 3000 रुपये का पास, तो 15 रुपये का, जो 150-200 लगता था, कुछ पैसे ही नहीं है, तो वो भी आपको एक प्रकार से सहूलियत मिल जाएगी, तो उससे कोई तकरार नहीं रही। थोड़ा सा मैं विषय दूसरी तरफ लेकर चलना चाहूँगा। अयोध्या में राम पथ के लिए आपने वहाँ तक पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं के रास्ता तैयार कराया और रास्ता काफ़ी अच्छा हो भी गया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक बाबरी मस्जिद तैयार की जा रही है, वहाँ के लिए भी रास्ता तैयार होगा क्या? मुझे मालूम नहीं कहाँ बन रही, क्या बन रही, कौन से रोड पर है मालूम नहीं। टीएमसी के एक निलंबित सांसद है हुमायूं कबीर, वो वहाँ पर बाबरी मस्जिद बना रहे हैं ये कह करके कि जो वहाँ टूटे वो यहाँ पर निर्माण करेंगे। नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, सरकार की तो कोई योजना ऐसी नहीं है। अगर नेशनल हाईवे का ऐसा होता है कि जहाँ नेशनल हाईवे है उसी के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, तो अगर वो नेशनल हाईवे के आजू बाजू बन रही तो उनको फ़ायदा ही होगा। लेकिन बंगाल अभी के वक्त में जब हम सियासत की बात करें और ख़ासतौर से चुनाव की बात करें, अगला चुनाव बंगाल में आने वाला है। बीजेपी ने बहुत कोशिशें की भी हैं वहाँ पर अपने को थोड़ा मजबूत करने की।
आपको लग रहा है कि इस बार कुछ स्थिति और बेहतर हो पाएगी या 20 फिर तारीख को प्रधानमंत्री जी का हमारे विभाग का कार्यक्रम है, शायद मैं भी जाने वाला हूँ। और वहाँ काफ़ी बंगाल में हमने काम किया है, ब्रिजेस बनाए, रोड बनाए, काफ़ी अच्छा काम किया है। और इसलिए बंगाल के लोगों को ये पता है कि विकास अगर करना है तो हमारी सरकार कर सकती है। तो इसलिए लोगों की हमारे प्रति अपेक्षा भी है और हम निश्चित रूप से बंगाल का विकास करेंगे। आपके हमनाम कल आपकी पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं नितिन नबीन, और मुझे लगता है ये पहला चुनाव उनके लिए पहली चुनौती के तौर पर भी होगा। किस तरीके से आप देख रहे हैं? पहली बात तो ये लोग बड़ा इसमें थोड़ा आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि 45 साल की बीजेपी ने 45 साल के एक व्यक्ति को, वो भी बहुत नोन पर्सन नहीं थे, उन्हें ला करके इतने बड़े पद पर बैठाया। आप 52 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे जब पार्टी में थे, और आप राष्ट्रीय स्तर पर हर कोई जानता था आपको। तो थोड़ा लोगों में इस बात को लेकर कौतूहल है कि आखिर यहाँ से उनको लाया गया और इस जगह इतने बड़े पद पर बैठाया गया। देखो, बीजेपी की विशेषता ये है कि बीजेपी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और अभी मुझे अध्यक्ष ने मेरे घर पर आए थे, मिलकर गए। हमारी सबकी शुभकामनाएं उनके साथ है। योगायोग से उनका नाम भी नितिन है, मेरा नाम भी नितिन है। मैं भी पीडब्ल्यू मिनिस्टर स्टेट में था, वो भी पीडब्ल्यू मिनिस्टर थे। अभी उनकी मेरी अपॉइंटमेंट तय हुई थी बिहार के इशू को लेकर, अब वो अध्यक्ष बन गए। तो आज मैंने उनको कहा कि आप क्या करना, बोले मैं आऊँगा क्योंकि वो काम हमें पूरे करने। मेरा विश्वास है कि युवा नेतृत्व के आधार पर बीजेपी मजबूत बनेगी। और ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कोई व्यक्ति चलाता नहीं, हम सब उनके पीछे खड़े हैं और वो निश्चित रूप से कामयाब होंगे। नितिन जी, लेकिन ये बड़ा लोगों में इस बात को लेकर के इस जो निर्णय लिया गया है उसमें अधिकतर पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट बेस्ड जब भी निर्णय लेती है तो उसमें ज़रूर देखती है कि कौन व्यक्ति किस कास्ट का है, उस हिसाब से प्रोजेक्ट किया जाता है। नितिन नबीन जिस कास्ट से आते हैं वो देश की 1% भी उसमें योगदान नहीं रहता। आप कभी नागपुर नहीं आए हो? मेरे चुनाव में लोकसभा में मैं तीसरी बार बना हूँ और मैंने कहा था जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात। तो मैं, हमारे यहाँ जात पात की बात होती नहीं, मैं कभी कभी आया चुन के। तो मुझे लगता है कि ये लोगों के नेताओं के दिमाग में होता है। आदमी उसकी जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसकी गुणवत्ता से बड़ा होता है। और मैं इसके ऊपर विश्वास रखता हूँ। और इसलिए आप भी ये जातिवाद, सांप्रदायिकता, विषमता को हटाने के लिए प्रयास करिए, इसको सपोर्ट मत करिए। एक बात बताता हूँ जी, आपको हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ता है, तब कोई बोलता है कि मेरे जात वाले का यहाँ कर लो, तब कोई भी चलता है, क्योंकि जान की ये रहती है। जब आपको रेस्टोरेंट में खाना है तो जहाँ आपको अच्छा लगता है वही जाते हो। मैं रोज़ रात को नए रेस्टोरेंट में जाता हूँ, जहाँ अच्छा लगता है वही रिपीटेड जाता हूँ। क्यों? तो मैं पूछता नहीं उसकी जात क्या है। कोई गाना सुनते हो, मैं रोज़ 2 घंटे व्यायाम करता हूँ, आज मैंने बोला अरिजीत सिंह का गाना लगाओ। अब वो कौन से जात का मुझे मालूम नहीं, मुझे जो अच्छा लगता है मैं सुनता हूँ। जो अच्छा खेल खेलता है उस खिलाड़ी को मैं पसंद करता हूँ। जिस रेस्टोरेंट में अच्छा खाने को मिलता है वही जाता हूँ। और जो डॉक्टर अच्छा होगा, जो मुझे उपचार में मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, उसके बाद जाता हूँ। तो ये सब जगह ये अच्छा क्वालिटी है। तो ये चुनाव में और इधर उधर ये काय के लिए जात की बात है? ये लोगों के मन में नहीं है, ये नेताओं के मन में। इसको निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इस बार पोस्टर भी नहीं लगाया चुनाव में, मैं चाय भी नहीं पिलाना तुमको। और एजेंडा भी मेरा होगा, मैं बोलूँगा वो मेरा एजेंडा होगा। तुम्हारा अधिकार है, तुमको वोट देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो। जो देगा उसका भी काम करूँगा और जो नहीं देगा उसका सही काम होगा उसका भी करूँगा। मुझे नहीं कोई प्रॉब्लम आया। तो मुझे उस समय तो हमारे यहाँ बड़ा आंदोलन चल रहा था महाराष्ट्र में, तो कोई जात पात का प्रॉब्लम नहीं। तो मुझे लगता है कि आदमी का कार्य कर्तृत्व, उसकी विजन, उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, गरीबों के प्रति उसकी संवेदनशीलता, देश के प्रति उसकी कटिबद्धता, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं नेतृत्व के लिए। और उसमें निश्चित रूप से नितिन नवीन के रूप में अच्छा अध्यक्ष है, युवा है, हम सब उनके पीछे खड़े, वो यशस्वी होंगे। नितिन जी, आप जब नागपुर जाते हैं तो किस एयरलाइंस से जाते हैं? मैं तो नागपुर में 2 ही एयरलाइंस हैं, इंडिगो नहीं तो एयर इंडिया। तो इंडिगो को लेकर ही मेरा अगला सवाल है, जो कि पिछले कुछ दिनों में पूरे देश ने देखा भी, और ये आपसे इसलिए कनेक्टेड है कि
अगर हवाई यातायात प्रभावित होगा तो उसका एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा भार सड़क पर आएगा और वहाँ क्राइसिस खड़े होने शुरू होंगे। इस क्राइसिस को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, सड़क पर कोई क्राइसिस नहीं, क्योंकि सड़क ऐसी बड़ी बड़ी बनाई है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। सड़क में फ़र्क ये पड़ता है कि ये गाड़ियों की संख्या जो बढ़ रही 5 साल 10 साल में दुगनी हो रही, उसके कारण पड़ता। देखिए, मोर कंपटीशन मोर बेनिफिट टू द कंज्यूमर। जितने ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर होंगे उतना फ़ायदा होगा। अभी जैसे मुंबई से दिल्ली एक बार मैं जा रहा था और किंगफिशर फ्लाइट बंद हो गया, तो फिर मैंने जेट का टिकट निकाला तो जेट ने किराया 1.5 गुना कर दिया। तो अभी ये कानून भी सरकार ने बनाया। तो धीरे धीरे देखो, इंडस्ट्री को भी टिकाना होगा, कंपटीशन होनी चाहिए, पर इतनी कंपटीशन नहीं होनी चाहिए कि उसमें इंडस्ट्री ख़त्म हो जाए। उनको भी बचाना होगा, कंपटीशन भी चलेगी और कंज्यूमर का भी फ़ायदा होगा। आजकल हम लोग कहते थे कि जो हवाई चप्पल पहने हुए लोग अब हवाई जहाज़ में बैठ रहे हैं, और हवाई जहाज़ जो अपने एयरपोर्ट है वो अभी तो स्टेट ट्रांसपोर्ट के स्टेशन से ज़्यादा वहाँ रश होने लगा। तो हमने उसका भी पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से मॉडल बनाया। अच्छे एयरपोर्ट भी बन रहे। और मैं, आपको मालूम है, मैं जब मंत्री था तो मैंने एक हवाई जहाज़ लाया था जो पानी पे भी उतरता था, और मैं वहाँ से मुंबई के समुद्र में उतरा हूँ, गिरगांव चौपाटी में। और मेरी कल्पना ये थी कि एयर स्ट्रिप से उड़ेंगे, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ेंगे और ताजमहल के पीछे उतर जाएंगे, और वहाँ से ताजमहल देखेंगे, और वहाँ से उड़ेंगे यमुना में उतर जाएंगे। तो 2 घंटे में ताजमहल देखना हो जाएगा, वापस आ जाएंगे। तो अब वो एमपीबीएस सी प्लेन, वाटर प्लेन भी आ सकते, वो भी अभी उसके लिए भी सरकार ने पॉलिसी बनाई। और मैं जब शिपिंग मंत्री था तो मैं लगातार उसके लिए कोशिश कर रहा था। अब हवा में उड़ने वाली कार आ रही है, ड्रोन्स, 4 लोग बैठेंगे और ड्राइवर उड़ाएगा और हवाई में चलेगी। ये होटल के ऊपर के छत पर उतरेगी और नीचे से फिर आपके कार्यक्रम में मैं तुरंत लिफ्ट